आप सबका हार्दिक स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार श्री श्यामलाल यादव जी की पुत्री श्रुति यादव पर केंद्रित पुस्तकें श्रुति यादव अंटर्स का उजास, एक श्रुति लाइट दैट स्टिल साइंस का लोकार्पण पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन के कर कमलों से व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी की अध्यक्षता में प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायरली साइंसेज के डॉक्टर अनूप सराया जी एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री ऋतु शरण जी के विशिष्ट आतिथ्य में यहाँ संपन्न होगा। मैं हृदय से मंचस्थ अभ्यागतों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभागार में उपस्थित समाज के भिन्न वर्गों के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, विद्वजन, पत्रकार बंधु व श्रुति के साथ जुड़े हुए उनके परिवार से व उनके मित्र, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माँ विद्यादायिनी सरस्वती की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के हेतु इस सारस्वत समारोह को शुभारंभ करें। साथ ही श्रुति के चित्रों पर पुष्पांजलि भी अर्पित करें। मैं मंचस्थ सभागतों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि वे मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आदरणीय राम बहादुर राय जी, डॉक्टर अनूप सराया जी, श्री ऋतु शरण जी, आज के लेखक श्री श्यामलाल यादव जी, आपसे आग्रह है कि मंच पर आएँ। मंचस्थ आगतों का स्वागत करने के लिए मैं प्रभात प्रकाशन के श्री मोहित जी से आग्रह करता हूं कि आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी को पुस्तक संच दे के अनुवृत्त करें। मोहित जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी को पुस्तक संच भेंट करेंगे। डॉक्टर अनूप सराया जी, सुश्री ऋतु शरण जी, और श्री श्यामलाल यादव जी। मित्रों, प्रभात प्रकाशन का सदैव से समसामयिक विषयों की पुस्तकें प्रकाशित करता रहा है। ऐसी पुस्तकें जो वैचारिक चिंतन को धार दें और सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों पर एक सार्थक संवाद को माध्यम बने। हमारा सदैव प्रयास रहता है कि अब संस्कृति और राष्ट्रीय विचारों के उन्मूलन में सहायक उपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन करें। ऐसी पुस्तकें जो भारत के सांस्कृतिक वैभव का जयघोष करें और हमारे स्वर्ण भविष्य का पथ आलोकित करें। आज लोकार्पित होने वाली पुस्तक का विषय अत्यंत भावुक और मन को स्पर्श करने वाला है। यह केवल पन्नों और शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक अमूल्य अनमोल जीवन की स्मृतियों का दीपक है। श्रुति की स्मृतियों का यह पुस्तक एक अभिभावक के हृदय से निकले शब्दों का स्वरूप है, जो बेटी के जाने के बाद उसे भूलने नहीं देना चाहते, बल्कि उसकी उजली यादों को संजोकर आने वाली पीढ़ियों के लिए सजग रखना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं। श्रुति मात्र 20 वर्ष की थी
उज्ज्वल, प्रतिभावान, संवेदनशील, सपनों से भरी और जीवन के आरंभिक पड़ाव पर खड़ी। अचानक आई दुर्बल बीमारी ने उसे परिवार, समाज और इस राष्ट्र से छीन लिया, किंतु जिस तेजस्विता, करुणा और अपनत्व के भाव के साथ उसने अपने मित्रों, शिक्षकों और मार्गदर्शकों के हृदय में स्थान बनाया, वह आज भी उतनी ही जीवंत है। इस पुस्तक में उन्होंने सुनहरी यादें, किस्सों, अनुभवों और भावनाओं का संग्रह है, जो साबित करता है कि जीवन की अवधि छोटी या बड़ी नहीं होती, उसका प्रभाव महान होता है। इस पुस्तक का उद्देश्य दुख फैलाना नहीं, बल्कि यह बताना है कि प्रेम और स्मृति किसी की वियोग में बड़ी होती है। हम अपने प्रियजनों के जाने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, उनकी सीख, उनकी मुस्कान और उसकी ऊर्जा को अपने साथ लेकर। लेखक परिवार ने बड़ी दृढ़ता और साहस के साथ इस पुस्तक को सिर्फ शौक नहीं, बल्कि जीवन के उत्सव के रूप में रचा है। हमें विश्वास है कि यह पुस्तक हर परिवार और उस हृदय से संवाद करेगी जिसने कभी न कभी अपने प्रियजनों को खोया है। यह पुस्तक बताती है कि कुछ लोग जीवन से जाते हैं, जाते ही नहीं हैं, वे यादों का रूप लेकर सदैव हमारे साथ रहते हैं। प्रेषित की आशाएं, आकांक्षाएं और उसका बेबाकीपन, जीवन के प्रति उसकी सकारात्मक दृष्टिकोण रहे, यही हमारे बीच में और सदा रहेगा। मैं अब आमंत्रित करता हूं श्री श्यामलाल यादव जी को, जो श्रुति के पिता हैं। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। श्री श्यामलाल यादव जी इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के सदस्य हैं। खोजी, रिपोर्टिंग एवं आरटीआई के प्रभावी उपयोग की शुरुआत करने वाले प्रमुख पत्रकारों में से एक हैं। वे आईसीआईजी के पैराडाइज पेपर्स, फिलनेस फाइल्स, पेंडोरा पेपर्स, हिडन ट्रेजर्स और उबर फाइल्स जैसी बड़ी जांचों का हिस्सा रहे हैं। प्रदूषित नदियों, लोक सेवकों की विदेश यात्राएं, सांसदों द्वारा रिश्तेदारों को सहायक नियुक्त करने, फर्जी शोध पत्रिकाओं और भारतीय विधायिका में वंशवाद जैसे विषयों पर उनकी रिपोर्टिंग का गहरा प्रभाव रहा है। वे खोजी रिपोर्टिंग श्रेणी में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार से दो बार सम्मानित होने वाले एकमात्र पत्रकार हैं और 2 बार ACG अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग के विजेता भी रहे हैं। उन्होंने यूनेस्को, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी और यूरोपीय, एशियाई तथा वैश्विक खोजी पत्रकारिता सम्मेलनों में सहित अनेक मंचों को संबोधित भी किया है। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, जर्नलिज्म थ्रू आरटीआई इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन इम्पैक्ट एवं एट द हार्ट ऑफ पावर द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। मेरा उनसे आग्रह है कि वह आज आपके इस पुस्तक के बारे में रूपरेखा रखें। नमस्कार सभी को। बिना बहुत भूमिका के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पुस्तक ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि आप सब पढ़ें, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि किसी को लिखनी पड़े ऐसी पुस्तक। इस जो घटना हमारे साथ हुई, उसके पहले कुछ और हम कर रहे थे। अचानक ये घटना होने के बाद हमने खोज करके पढ़ना चालू किया कि जो दुनिया में बड़ी बड़ी शख्सियतें हुई हैं, उनसे कोई अपनी तुलना करने के लिए नहीं, ये जानने के लिए कि जिनके साथ ऐसी परिस्थिति आई है उन्होंने उसको कैसे कोप अप किया है, कैसे आगे बढ़े हैं। बहुत लोगों का नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने सच में बहुत लोगों को पढ़ा। 1935 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो लोग हिंदी बैकग्राउंड के उनको पता होगा, बड़े कवि थे। उनकी 19 साल की बेटी का निधन हुआ और उन्होंने एक कविता लिखी है, डॉक्टर साहब, सरोज स्मृति। सबको पढ़नी चाहिए। सरोज स्मृति। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका। वहाँ से लेकर के और दुनिया में दूसरे देशों में भी जा कर के जॉय बिडेन ने अपने 46 साल के बेटे को खोया। मैं उनका संस्मरण पढ़ रहा था कि उन्होंने, जब वो बेटा उनका डेथ बेड पर था, तो उनसे ठीक वही बात कर रहा था जो बात श्रुति मुझे आईसीयू में कर रही थी। मेरे कहने का मतलब ये कि वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनसे हमारी कोई तुलना नहीं है, लेकिन आप बच्चे के सामने सिर्फ पिता होते हो और आपके लिए वो सिर्फ बच्चा होता है, आप कितने भी बड़े हों और कितने भी छोटे हों। मुझे ये कल्पना नहीं थी कि इस तरह की मैं किताब लिखूँगा। पीयूष जी बैठे हैं, एक बच्ची की श्रद्धांजलि सभा में आए थे। ये सारे हमारी पोस्ट देख रहे थे और हम जब से दिल्ली आए तब से उनसे संपर्क है पारिवारिक। इन्होंने एक दिन मुझे मैसेज किया कि आपको एक किताब लिखनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या किताब लिखूं, लेकिन मैं फिर जब थोड़े दिन बीत गए घटना को, तो
इनके पास गया, मैंने पूछा उनसे कि क्या आपके दिमाग में। इन्होंने जो फॉर्मेट बताया वो मुझे बहुत ठीक लगा। फिर अब 2 साल लग गए। आप समझ सकते हैं कि इसमें करीब 50 के करीब वॉइसेज हैं, जो उसके टीचर्स, उसके फ्रेंड्स, उसके क्लासमेट्स, उसके मेंटर्स, जो उसने इंटर्नशिप की थी, कुछ परिवार के लोग, कुछ हमारे पड़ोसी, और उसके टीचर्स तो थे ही ऑफ कोर्स। तो उन सब लोगों के संस्मरणों को जुटाना, आपको पता है कि थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन सब ने बहुत दिल से उसमें अपनी बातें लिखी। और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, जो आज नहीं आ सके क्योंकि ठीक 5:30 बजे उनकी एक मीटिंग ऐसी जगह फिक्स हो गई जो उसको टालना ना उनके बस में था, ना हमारे आपके बस में था, तो नहीं तो आने वाले थे। मैंने जब उन्होंने संयोग से अपना आईआईसी में जो हमने कंडोलेंस मीटिंग रखी थी उसमें भी आए थे। उन्होंने बड़े दिल से जो है इसके कुछ शब्द लिख करके भेजे। मैंने योगी आदित्यनाथ जी को भिजवाया जब ये कि उनसे कुछ पंक्तियाँ मुझे चाहिए। उन्होंने बहुत ही टची कुछ लाइनें लिख करके भेजी। संतोष गंगवार साहब, आज उनको रहना था लेकिन उनके बेटे का विवाह है, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, बरेली चले गए कल, तो उनको भी यहाँ आना था। उन्होंने बड़े मन से, वो खुद इस तरह की एक पीड़ा से गुजर चुके हैं, उनके 15 साल के बेटे का बहुत पहले निधन हुआ था। तो इन सब से हमें सच में ताकत भी मिली और ये सीखने का तरीका मिला कि इसको जीते हुए कैसे आगे हम बढ़ें। शीला भट्ट जी यहाँ पर आने वाली हैं, वेटरन जर्नलिस्ट हैं, वो अभी नहीं आ पाई हैं मेरा ख्याल है। उनका भी ऐसा ही दर्द है। वो घर में जब हमारे आई तो हमारे घर वालों को, मेरी पत्नी को, हम सबको बड़ी ताकत मिली जब उन्होंने अपने अनुभव बताए। उन्होंने बड़े ही दिल से, उनकी एक एक लाइन लोग हमें फ़ोन कर कर के बोल रहे हैं कि क्या उन्होंने लिखा है, उसकी भूमिका लिखी है। और सच ये है कि हम ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपका दुख बढ़ाने के लिए नहीं बता रहे हैं। जब हमारे साथ ये हुआ तो हम सब ने तय किया, आप इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में कि कितना वो छटपटा रही थी हमारे आगे के जीवन को लेकर के। हमने तय किया, उसने जाते जाते बोला कि शिखर से कि जल्दी से मेरी फ़ोटो खींच लें। यहाँ सराय साहब बैठे हैं, नॉर्मली आईसीयू में पेशेंट्स के साथ एंट्री नहीं होती है, लेकिन इनसे अपने पुराने संबंधों का ये था कि हमें कोई मना नहीं करता था। वो आईसीयू में जब गई तो हम दोनों, एक तरफ शिखर एक तरफ मैं, खड़े थे। उसने बोला जल्दी से मेरी एक तस्वीर खींच लो, नहीं तुम लोगों को बहुत रिग्रेट होगा। तो इसके बाद भी हम लोगों ने ये तय किया कि इसकी तस्वीर कोई भी हॉस्पिटल वाली हम कहीं यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये बता दें, एक किताब लिख करके। और हमारे बहुत सारे मित्र दोस्त हैं जो हमें कहते रहते हैं कि आप इतना क्यों पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पर, ये क्यों करते हो। मैं आप सबको आश्वस्त कर दूं और उन दोस्तों, मित्रों, परिवार वालों जो भी हैं सबको आश्वस्त कर दूं कि हम दुखी ज़रूर हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। हम सब आगे बढ़ रहे हैं, पूरी हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं, पहले से ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसको भुला करके हम जी ही नहीं सकते हैं। मुझे ऐसा फील होता है, हम तीनों जब कहीं जाते हैं तो उसकी एक तस्वीर लेकर के जाते हैं ताकि हम ये फील कर सकें कि वो हमारे साथ है। अगर वो हमारे साथ नहीं हो तब शायद हमारा जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो। इसलिए हमने उस फीलिंग को जीवंत रखने के लिए मुझे लगा कि अब ये मैंने जैसा शुरू में कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब में किसी को ये काम न करना पड़े, लेकिन मुझे लगा कि ये हम करेंगे और अच्छे से करेंगे। आप सब ने उसमें हमारा साथ दिया। पीयूष जी ने राय दी, उस राय को हमने आगे बढ़ाया और पुस्तक आप लोगों के हाथ में है। उसको आप पढ़ेंगे तो हमने उसमें कोशिश की कि हमारी ज़्यादा कहानी नहीं आए, क्योंकि हमारी कहानी सुनाने का भी टाइम कोई ऐसा नहीं आया है, हमने कुछ ज़िंदगी में किया नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा आपको हमारे जीवन की भी झलक मिल जाएगी कि कितना जब से वो बच्ची हमारे घर में आई, कितना चेंज हमारे जीवन में हमें देखने को मिल रहा था। मेरा मानना है कि कोई भी, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं और कोई भी बच्चा उतना ही मूल्यवान होता है। बच्चे का टैलेंट बाद में आता है, पहले तो आपका वो बच्चा है। तो पुस्तक में क्या है उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि आप सबके हाथ में वो पुस्तक आ चुकी है। बस मैं यही आश्वस्त कर दूं आप सबको कि आप सब में बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि आप दुखी मत होइए, और मैं फिर आश्वस्त कर दूं कि हम दुखी ज़रूर हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। और उसकी भी मोटिव, जैसे मेरी अपनी आदत है कि जब मैं कभी परेशान होता हूं तो या तो हिस्ट्री पढ़ता हूं या कविताएं पढ़ता हूं।
तो इस घटना के बाद भी जैसा मैंने बताया कि खोज खोज के पढ़ने लगा, तो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आपको अपने आसपास ही मिलते हैं। आपको मैंने बताया कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सरोज स्मृति लिखी थी 1935 में, और 1 साल के अंदर उन्होंने अपनी शक्ति जुटाई और अगले साल राम की शक्ति पूजा भी लिखी। तो अपने आसपास ही इंस्पिरेशन मिलता है। हमारे अपने संपादक यहाँ सब लोग बैठे हैं, राजकमल झा साहब बैठे हैं, उन्नी राजन शंकर जी बैठे हैं, ऋतु जी यहाँ पर हैं। तो सब लोग मानेंगे कि हम काम तो कर ही रहे हैं, हमें काम करने में कोई ये नहीं है, लेकिन ये है कि हम सिर्फ ये फील करना चाहते हैं कि हमारे साथ में है, हमारे अगल बगल है। श्रीति के बहुत प्यारे दोस्त, उसकी दोस्तों की मंडली थी, उसका मुझे एहसास बहुत बाद में हुआ, जब बच्चों ने हमसे संपर्क करना चालू किया। क्या टैलेंटेड बच्चे हैं, क्या कमाल की उनकी दोस्ती है, वो हमारे से ज़्यादा वो दुखी हैं। कुछ यहाँ पर बैठे हुए हैं अभी, मैं इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि बोलने का कोई ये नहीं है। अभी एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोगों को दिखाएंगे जो उसके एयरफोर्स बाल भारती स्कूल के बच्चों ने बनाया है। फिर मैं आपको कह दूं कि उससे आप लोग दुखी मत होइएगा, और लेकिन थोड़ा आप लोगों को इमोशनल तो हो जाएंगे, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो दिखाया जाए और बात को फिर आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बड़ी बात कही आपने कि आप दुखी नहीं हैं, मजबूत हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत हम सभी को इसको सीखने की बात है। और आप जो सोशल मीडिया पे या पोस्ट करते हैं उस सभी को हम लोग बहुत अच्छे सकारात्मक रूप में लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लोगों से आग्रह है कि कृपया कर वो वीडियो चलाएं। ये वीडियो श्रुति के मित्रों ने बनाया है और इसमें एक फिल्मी म्यूज़िक का उन्होंने इसका उपयोग किया है, जिसका बाद में क्रेडिट भी दिया है।
सभी मित्रों को जिन्होंने ये मूवी बनाई उनको बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं आमंत्रित करता हूँ श्रुति ऋतु सरीन जी को। ऋतु सरीन जी द इंडियन एक्सप्रेस समूह की एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज़ एंड इन्वेस्टिगेशन की कार्यकारी संपादक हैं। उन्हें मार्च 2023 में ICJI का बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया। सरीन के पत्रकारिता कार्यों का मुख्य केंद्र आंतरिक सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग एवं भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे रहे हैं। वे भारत की सबसे प्रसिद्ध रिपोर्टरों में से एक हैं। उनका पत्रकारिता कैरियर 35 वर्षों से अधिक का रहा है। 1999 में ICJI ने के सदस्य रहते हुए उन्होंने ऑफशोर लेक्सस, स्विस लीक्स, पुलित्जर पुरस्कार विजेता पनामा पेपर्स, पैराडाइज पेपर्स, इम्प्लांट फाइल्स और फिनलैंड फाइल्स सहित कई ICIJ परियोजनाओं पर काम किया। उन्हें कई देशों में सहयोग, कॉर्पोरेटिव पत्रकारिता के में विशेषज्ञता के लिए खोजी पत्रकारिता पर कार्यशाला आयोजित की हैं और अनेक सम्मेलन को भी संबोधित किया है। वे 2 पुस्तकों की लेखिका हैं, जिसमें उनकी नवीनतम पुस्तक भारत में पनामा पेपर्स जांच पर आधारित है, जो वर्ष 2019 में प्रकाशित हुई। वे 2007 में रामनाथ गोयनका जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार की प्राप्तकर्ता रही हैं और वर्ष 2011 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ खोजी पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार मिला और वर्ष 2017 में द इंडियन एक्सप्रेस टीम के सदस्यों के साथ पनामा पेपर्स के लिए खोजी पत्रकारिता का रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्ष 2018 में उन्हें पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल प्राइज ऑफ IPI इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनसे आग्रह है कि वे अपना वक्तव्य दें। नहीं, बस 2 मिनट। ये सबसे आग्रह कि आगे स्थान है तो बीच में कुर्सियां ले लें आप लोग, सभी लोग। This is a book I wish Shyamlal never had to write. And 2-3 दिन पहले ही मुझे ऑफिस में बोल रहे थे कि बॉस, अगर मैं ये लिखूं नहीं तो मैं जी नहीं सकता। तो मुझे पता है कि इसी भाव से श्यामलाल और इसी भाव और इसी डेडिकेशन से श्यामलाल ने ये किताब लिखी है और इतने साल इकट्ठे हमने काम किया है। तो मैं बोल सकती हूँ कि इसी डेडिकेशन से वो अपनी पत्रकारिता करते हैं, इसी डेडिकेशन से वो अपने RTI का कैंपेन चलाते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस के सब लोगों की तरफ से मैं उनको, रेणु जी को और शिखर को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद ऋतु जी। अगला वक्तव्य डॉक्टर अनूप सराय जी का है, जो भारत के चिकित्सा जगत की एक प्रतिष्ठित एवं अग्रणी विशेषज्ञ हैं। वे नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के गैस्ट्रोलॉजी एवं ह्यूमन न्यूट्रिशन विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने एम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। वर्तमान में वह नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर बायोलॉजी साइंसेज में प्रोफेसर के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और हेपेटाइटिस और गैस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में देश के प्रमुख विशेषज्ञों में अग्रणी माने जाते हैं। तीव्र और जटिल यकृत रोगों, पुलिमरी हेपेटाइटिस, फेलियर, पित्त नाल संबंधी विकारों तथा उन्नत चिकित्सा में उनकी विशेषज्ञता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सिद्ध है। अपने शोध, अध्यापन और नैतिक कार्यों के माध्यम से उन्होंने हजारों मरीजों के जीवन में स्वास्थ्य, आशा और आत्मविश्वास जगाया है। मरीजों के प्रति उनका करुणामय दृष्टिकोण, वैज्ञानिक चिकित्सा के प्रति गहन निष्ठा तथा युवा चिकित्सकों के मार्गदर्शन की प्रेरक भूमिका में उन्हें चिकित्सा क्षेत्र की एक विशेष आदर्श और सम्मानीय हस्ती बनाती हैं। उनसे आग्रह है कि वे अपना वक्तव्य दें। सभापति महोदय और सभी साथियों, जब मुझसे श्यामलाल जी ने कहा कि आपको कुछ शब्द रखने हैं तो कुछ समय तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं बोलूँगा क्या। सबसे पहले तो श्यामलाल जी से मेरी मुलाकात उन दिनों में हुई जब उन्होंने यहाँ दिल्ली में आके अपनी शायद इंटर्नशिप शुरू की थी और जनसत्ता में हम लोग नीचे, क्योंकि मेरा एक अड्डा होता था जनसत्ता, दिन भर काम करने के बाद वहाँ सारे मित्र मिला करते थे, तब से मुलाकात हुई और एक संबंध बना रहा लगातार। कुछ दिनों PUCL में भी हमारे साथ वो मीटिंग्स में आते रहे और एक हम लोगों का एक दोस्ती लगातार बनी रही। सडनली जब 24 या 25 तारीख के आसपास नवंबर में मेरे पास फ़ोन आता है कि सर मेरी बेटी बीमार है और मैंने यथार्थ हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया हुआ है।
यशोदा हॉस्पिटल में। तो जब रिपोर्ट्स मैंने देखी तो पाया कि उनके जो एंजाइम्स थे वो बहुत बढ़े हुए थे, और मैंने उनसे बताया कि ये वायरल हेपेटाइटिस लगती है और काफ़ी सिवियर है। जब वहाँ पे कुछ मेरे ख्याल से तबीयत और बिगड़ी तो श्यामलाल जी ने आग्रह किया कि क्या हम उनको भर्ती कर सकते हैं, तो मैंने बच्ची को अपने यहाँ ट्रांसफ़र किया। जिस समय वो स्थिति मेरे यहाँ आई तो मैंने पाया कि वो लिवर फेलियर में थी, और इसीलिए हमने उनको शिफ्ट किया आईसीयू में। उसके पहले जो डायग्नोसिस थी उसमें वायरल हेपेटाइटिस के साथ साथ शायद टाइफाइड के बारे में भी सोचा जा रहा था। तो मुझे लगा कि ये कंटैमिनेटेड वाटर कहीं ना कहीं से कहीं गया है इन्फेक्शन, जिसने ये स्थिति पैदा की है। तमाम कोशिशों के बावजूद हम उनको नहीं बचा पाए। उसके बाद हमें बहुत कुछ मालूम पड़ा बच्ची के बारे में, फिर इस किताब के मार्फत। तो ये लगा कि दरअसल वो कितनी टैलेंटेड थी और कितनी अपने पीयर ग्रुप के अंदर पॉपुलर थी। जिस तरह के वो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं लोगों ने, उनके टीचर्स हों या उनके स्टूडेंट जो उनके साथ थे, उनके दोस्त, वो सबसे लगता है कि ये बच्ची बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ एंड बहुत ही अफेक्शनेट बच्ची थी। तो ये एक बड़ा लॉस है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये एक हमसे जब उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप वायरल हेपेटाइटिस के बारे में कुछ बताएं उस दिन। तो जो हेपेटाइटिस बच्ची को थी, ये इसका ट्रांसमिशन जनरली यानी इसका संक्रमण फीको ओरल रूट से होता है। ये कंटैमिनेटेड वाटर से हेपेटाइटिस ए और ई ये दोनों फैलते हैं। एक वक्त था जब हेपेटाइटिस ए इतना ज़्यादा कॉमन नहीं था, और जो हेपेटाइटिस के केसेस फेलियर के हमारे साथ आते थे, ये मैंने करीब 2000 के आसपास 3 पेपर हमने जब उस पर लिखे थे। एक स्कूल चिल्ड्रन के अंदर एक सर्वे किया था जिसमें पाया कि बाय द एज ऑफ 12 ईयर्स 98.4% बच्चों के अंदर हेपेटाइटिस ए की एंटीबॉडी अपने आप आ जाती है। यानी सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, वो कंटैमिनेटेड वाटर लेते रहते हैं और उनके अंदर एंटीबॉडी पैदा हो जाती है। फिर हमने जब अपना उसी समय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में करीब 10 साल का डेटा एनालाइज किया था, तब पाया कि जो एक्यूट लिवर फेलियर हेपेटाइटिस ए की वजह से होता था, उसका परसेंटेज लगभग 1 से 2% ही रहा करता था। हम उस समय करीब 100-125 केसेस एडमिट करते थे फेलियर के पर ईयर। तो 10 साल में लगभग एक सेम पैटर्न था। उसके बाद अभी जो हम देख रहे हैं उसमें हेपेटाइटिस ए का परसेंटेज बढ़ रहा है। वो 1-2 से बढ़ के तकरीबन 15 से 20% के लगभग हो गया है, और हेपेटाइटिस ई भी लगभग उतने ही हैं। बी का थोड़ा सा कम हुआ है। तो जो हमारे यहाँ जो हेपेटाइटिस हम देखते हैं, वो वायरस के अलावा अगर आप साउथ में जाएं तो वहाँ एक पॉइजनिंग होती है, फॉस्फोरस पॉइजनिंग, जो एक उससे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो हिंदुस्तान के अंदर दूसरा बड़ी वजह हम यहाँ देखते हैं वो है ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। ख़ास तौर से जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो हम ड्रग्स देते हैं, उससे भी लिवर फेलियर होता है। और यही नहीं, बहुत सारी हम लोग देसी दवाइयाँ लेते हैं। जैसे हमने कोरोना के टाइम में देखा कि गिलोय बहुत दिया गया, तो गिलोय इंड्यूस्ड लिवर फेलियर और हेपेटाइटिस भी बहुत देखने को मिला, और उससे भी मोर्टेलिटी भी देखी है हम लोगों ने। तो मुझे लगता है कि अगर हम आगे इसको कुछ कम करना चाहते हैं इंसिडेंस को, और ये बार बार ना हो, तो सबसे पहली और अहम चीज़ है कि हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करें। आज भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक बड़ी समस्या है, नहीं मिलता है। दूसरा, जो संक्रमण और हेपेटाइटिस बी का होता है, जो लिवर फेलियर कॉज करता है, हेपेटाइटिस सी से लिवर फेलियर, एक्यूट लिवर फेलियर नहीं होता। तो बी के साथ जो होता है उसमें बहुत कुछ है कि जो अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस हैं। दुनिया अगर आप देखें तो बिलियंस ऑफ इंजेक्शन दिए जाते हैं, और अगर हम उसको ठीक से स्टेराइल नीडल और सिरिंज नहीं यूज़ करते हैं तो ब्लड के मार्फत
इसके ट्रांसमिशन यानी इसके संक्रमण का चांस बना रहता है। तो वो एक दूसरा अहम वजह है। और तीसरा, कहीं कहीं ब्लड बैंक में अगर स्क्रीनिंग अब मैंडेटरी कर दी गई है, अगर हम ब्लड बैंक में ये मॉनिटर नहीं करते हैं तो भी उससे ट्रांसमिशन होता है। इसी तरह से बहुत से और अनसेफ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे ख़ास तौर से कुछ खास ग्रुप्स हैं, जैसे ड्रग एडिक्ट्स हैं जो नीडल शेयर करते हैं, उनके अंदर भी इसका ट्रांसमिशन होने का चांस होता है और उससे हेपेटाइटिस भी हो सकती है और लिवर फेलियर भी हो सकता है। जहाँ तक इससे बचाव का मैंने जिक्र किया, बहुत से लोग हैं जो शेव के लिए नाई के पास जाते हैं, गांव में अभी भी होता है। उस तरह से उसने अगर किसी ऐसे पेशेंट का शेव किया है जिसको कि हेपेटाइटिस थी तो वो ट्रांसमिशन हो सकता है। मुझे लगता है कि इन प्रैक्टिसेस को अगर हम थोड़ा सा बदलें तो इसके ट्रांसमिशन में कुछ कमी हो सकती है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम। इन सब के लिए वैक्सीन हैं, तो जो एफोर्ट, वैसे तो मेरा मानना है कि हेपेटाइटिस ए के लिए चूँकि सेल्फ छोटा सा इन्फेक्शन जो होता है बचपन में, उससे अपने आप वो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, तो किस हद तक उसको देने की ज़रूरत है ये देखना पड़ेगा। अब जो एपिडेमियोलॉजी जिस तरह से बदल रही है हेपेटाइटिस ए की, उसमें इसका क्या रोल निकलेगा उस पर भी देखना चाहिए। हालांकि ये रेकमेंड किया जाता है कि इसको दे दिया जाए सबको, लेकिन शायद सबको देने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे वैक्सीन के मार्फत भी रोक सकते हैं, और जो जनरल मेजर्स हैं जो लिए जाने चाहिए, अगर हम वो नहीं फॉलो करेंगे तो ये रोक नहीं पाएंगे। तो बाकी मेरे ख्याल से डॉक्टर हर्षवर्धन हैं जिन्होंने बाकायदा हेपेटाइटिस बी के ख़िलाफ़ और पोलियो के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई थी अपने टाइम में, उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। कुछ इंसिडेंट्स कम हुआ है। और श्यामलाल जी को मैं एक चीज़ के लिए ज़रूर बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने श्रुति को जिंदा रखने के लिए जिस तरह से इस किताब में जिस जैसे की चीज़ों को लिखा है, वो उसे लगातार ज़िंदा रखेंगे और उनके उन संस्मरणों को हम बार बार और लोग पढ़ के भी उनके व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादा जान सकेंगे। और ये उनकी मेरे ख्याल से एक बड़ी श्रद्धांजलि है। शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर सराया, आपने बहुत ओजस्वी बातें सामने रखी। और वह क्षण अब आ गया मित्रों जिसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। मेरा आग्रह है कि आदरणीय राम बहादुर राय जी से और डॉक्टर हर्षवर्धन जी से कि वो पुस्तक का लोकार्पण करें, दोनों पुस्तकों का एक साथ लोकार्पण करें। और मैं रेणु भाभी जी से और शेखर से अनुभव करूँगा कि वो भी मंच पे आ जाएं। शेखर आ रहे भाई ऊपर आइए ना। शेखर शेखर नहीं है। शेखर एक बार दोबारा करें। शेखर आइए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। हमारे प्रणाम आदरणीय श्री पद्मश्री से अलंकृत राम बहादुर राय चाचा जी के हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार संपादक एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं। वे बिहार छात्र आंदोलन में खूब सक्रिय रहे,
राष्ट्र के समक्ष मुँह बाएं खड़े सभी मुद्दों को वे बेबाक राय से रखते हैं और राष्ट्र को ध्यान में रखकर अपनी प्रखर लेखनी से देश की विभिन्न पत्रिकाओं को कॉलम में लिखते हैं। आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आदरणीय डॉक्टर अनूप सराया जी, रितु सरीन जी, श्यामलाल जी और मित्रों, स्मृति अंतस का उजास ये हिंदी की पुस्तक का शीर्षक है और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ये पुस्तक उपलब्ध है। मैंने हिंदी वाली पढ़ी है, हालांकि अंग्रेजी वाली मुझे पहले मिल गई थी। जब मैंने हिंदी की किताब का कवर देखा और उसका शीर्षक अंतस का उदास पढ़ा, अंतस का उजास, तो मेरे मन में एक भाव आया कि ये अंतस का उजास तो है, लेकिन ये आत्मा की उड़ान भी है। और ये पूरी पुस्तक दरअसल स्मृति की आत्मा की उड़ान है। इसमें इस पुस्तक में अभिमत है स्मृति के बारे में, यानी जो लोगों ने देखा है, जाना है, उसको अभिव्यक्त किया है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का एक लेख जैसा है, संतोष गंगवार जी का है, श्यामलाल जी ने बताया, और योगी आदित्यनाथ जी का है। रितु सरीन जी ने भी लिखा है। शीला भट्ट, बालेश्वर त्यागी, राजेंद्र अग्रवाल, आशीष गौतम, अंचल मैगजीन, चंद्रभूषण सिंह, डॉक्टर प्रदीप, मुकेश द्विवेदी, मोहम्मद बकास, जयप्रकाश सिंह, इन सब लोगों के अलग अलग लेख हैं। लेकिन शीला भट्ट का जो लेख है, उससे पहले मैं योगी आदित्यनाथ जी की एक लाइन है उनके 2 पन्ने के लेख में, और वो अद्भुत लाइन है। स्मृति हमेशा 20 वर्ष की ही रहेंगी। मैं इस वाक्य को फिर से दोहराता हूँ, स्मृति हमेशा 20 वर्ष की ही रहेंगी। इसका मतलब युवा रहेंगे और अनंत काल तक रहेंगे। शीला भट्ट ने जो शीर्षक दिया है, शक्ति स्मृति, तो शक्ति उनकी बेटी है जो 19 साल की उम्र में चली गई, या 27 साल की उम्र में चली गई, और स्मृति जो 20 साल कुछ दिन बाद चली गई। तो शीला भट्ट ने बहुत, मैं कहूँगा कि अपनी कलम को भावनाओं में डुबोकर अपने अनुभवों से उन्होंने शब्द दिया है। पढ़ने लायक है। इसलिए पढ़ने लायक है कि एक माँ अपनी बेटी से बिछोह को कैसे स्वीकार करती है और उसके गम में डूबती है, लेकिन यह भी वो मृत्यु को परिभाषित करती है। और आप में से बहुत सारे लोगों होंगे जो जानते भी होंगे कि दरअसल भारत में, मैं दुनिया के दूसरे देशों की बात तो नहीं जानता, लेकिन भारत में मृत्यु
के रहस्य को खोलने की पर 50 किताबें हैं, कम से कम 50-55 तो मेरे ही पास हैं। मृत्यु को कैसे उसका सामना करें या मृत्यु को कैसे हम उत्सव में भी बदलें, ये दोनों दो छोर हमारे यहाँ इस पर अपने अनुभव भी लिखे हैं लोगों ने, और आप में से बहुत सारे लोगों ने संभवतः देखा भी होगा कि अरुण शौरी लिखते हैं तो मोटा ग्रंथ ही लिखते हैं। मैं मिलेंगे तो मैं कहूँगा कि आप मृत्यु पर तो छोटा ग्रंथ लिखिए, लेकिन उन्होंने लिखा है मोटा ग्रंथ। और भारत के तमाम ऋषि महर्षि और जीवित योगी जिनको वो खोज सके, उन सब ने मृत्यु को कैसे देखा, कैसे झेला, कैसे उसका सामना किया और कैसे उसको वर्ण किया, कैसे उसको आत्मसात किया, ये अरुण शौरी की किताब में है। अभी एक योगी हैं जिनको आप सब लोग जानते हैं, जग्गी वासुदेव। जग्गी वासुदेव की कई किताबें आई हैं, उसमें एक मृत्यु पर भी है। मैं नहीं जानता कि शीला भट्ट ने इन पुस्तकों को पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन उनकी के लेख को पढ़ते समय मैंने ये पाया कि अपनी बेटी के विछोह के बाद उन्होंने मृत्यु के बारे में बहुत पढ़ा होगा, और इसलिए उस लेख में मैं कहूँगा अगर एक वाक्य में तो बड़ा दार्शनिक लेख है। और वह लेख श्यामलाल जी को कहता है, और शुरुआत तो उन्होंने इस तरह से की है कि अपने दुखों का निवारण अपने घर के बाहर मत तलाशिए। ये रेणु जी को उनके घर जाकर उन्होंने ये सलाह दी थी। यहाँ से उन्होंने शुरुआत की है, परंतु अंत उसका बहुत अच्छा किया है। और अंत ये किया है कि वो कैसे आप स्मृति को अपने साथ हमेशा महसूस कर सकती हैं, इसके नुस्खे भी बताए हैं। मैं ये कहूँगा कि फिर श्यामलाल जी ने स्मृति के बारे में लिखा है इस पुस्तक में, और इन्होंने स्वयं बताया भी कि कैसे छोटी छोटी सूचनाएं या छोटी छोटी घटनाओं को जोड़ करके उन्होंने वो पुस्तक भी बनाई है, लेख भी बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आप श्यामलाल जी को पढ़ेंगे तो इन्होंने लिखा है कि स्मृति के जाने के 1 सप्ताह तक उस कमरे की तरफ जाने की इनकी हिम्मत नहीं हुई जहाँ वो रहती थी। 1 सप्ताह बाद जब वो गए तो उसके मेज पर एक किताब थी, और वह किताब एक विदेशी लेखिका का है, और उस किताब का शीर्षक है बिफोर आई डाई। अब इस पुस्तक को पढ़ते समय इन्होंने भी ये सवाल उठाया है कि वो पुस्तक उसके पास कैसे आई। इन्होंने उसके मित्रों से, साथियों से, सहेलियों से पूछा कि किसने वो पुस्तक उसको दी, और वो रहस्य पहेली नहीं है, रहस्य है कि वो पुस्तक वहाँ कैसे आई। लेकिन इससे यह हम समझ सकते हैं कि शायद स्मृति को या तो मृत्यु के बारे में उसकी जिज्ञासा पैदा हुई होगी, या फिर उसको
पूर्वाभास हुआ होगा। उसी तरह से डॉक्टर अनूप सराया जब बोल रहे थे, न भी बोलते ये बात तो भी मेरे मन में संदेह है कि वो 20वें वर्ष का जन्मदिन उसने बनारस में मनाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का परिसर घूमा और काशी को में जाने से पहले उसने खूब उस शहर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में पढ़ा, समझा, जाना, और इसलिए इस कहाँ जाना है, क्या करना है, उसने स्वयं चुना। मुझे संदेह यह है कि मैं चाहता हूँ कि वो संदेह सही ना हो, लेकिन मुझे संदेह यह है कि उस 2-4 दिनों के अंदर कहीं पीने के पानी में गड़बड़ी हुई है। और हम लोग जो पानी पीते हैं, डॉक्टर अनूप सराय जी ने उसको एक डॉक्टर के तौर पर और मर्ज के का और पानी के पीने का संबंध क्या है बताया ही है। लेकिन मैं अभी हाल की बात बताता हूँ आपको। डॉक्टर हितेश जानी मेरे मित्र हैं और आयुर्वेद के बहुत अच्छे गुजरात में डॉक्टर हैं। वो वाइस चांसलर भी थे गुजरात के जामनगर यूनिवर्सिटी के। मैंने एक दिन उनको फ़ोन किया अपनी कुछ तकलीफ़ के बारे में, तो उन्होंने कहा कि और सब तो बताइए, मुझे आप ये बताइए कि आप पानी बदलते तो नहीं हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं पानी नहीं बदलता, जहाँ जाता हूँ अपना बोतल लेकर के जाता हूँ। और ये सावधानी मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग भी हैं जो यात्रा करते हैं उनको ये सावधानी रखनी चाहिए। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि 1999 में प्रभास जी ने मुझे कहा कि इस बार दिल्ली से ले करके, और शरद यादव लड़ रहे थे उस समय मधेपुरा, तो कहा कि दिल्ली से मधेपुरा तक हम लोग चलेंगे। तो हम 2 लोग प्रभास जी के साथ गए और हम दोनों ने आपस में तय किया कि इस यात्रा में प्रभास जी का पानी नहीं बदलेगा, और इसके लिए 10-12 बिसलरी के बोतल जो है साथ साथ लेते गए। जहाँ जी गए वहाँ उसका प्रबंध किया, तो उससे हुआ कि लौट करके वो सकुशल दिल्ली पहुँच गए। इस पुस्तक से आप ये भी अपने लिए समझ सकते हैं कि यात्रा करते हैं तो और सब सावधानी जो बरतनी है खाने पीने की में, वो तो है ही, पानी की सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए ये डॉक्टर अनूप सराय जी ने अपने लेख में ये बताया है कि ये रोग पहले की तुलना में इसके मरीज अब कम आ रहे हैं। तो साहस संघर्ष के आखिरी 5 दिन जो श्रुति ने गुजारे उसका बहुत अच्छे से वर्णन है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत मंडपम में जो डाटा बैंक की तैयारी हो रही थी उसमें श्रुति का योगदान है, और ये हमारे लिए बहुत संतोष की बात है। मैं भी ये मानता हूँ कि ये एक अर्थ में दुख का भी क्षण है, एक अर्थ में अफसोस की भी बात है, बेटी का जाना। लेकिन हम कैसे अपने बहुत प्रिय को जब खो देते हैं तो उसको कैसे खोने का दुख जो है वो है, फिर भी उसको कैसे हम याद रख सकते हैं। और याद रखते हुए मैं ये कहूँगा कि दरअसल हम
जिसको हमने खो दिया है, जो हमारे हाथ में नहीं है, परंतु याद रखना हमारे हाथ में है। और उसी तरह से मृत्यु के बारे में आप पढ़ेंगे तो वो तो तय है, तो जो तय है तो उसके बारे में फिर हमको न तो भय की ज़रूरत है, न उसके खौफ की ज़रूरत है, न ही दुख की ज़रूरत है, बल्कि ज़िंदगी का क्या वो एक पन्ना है। फिर भी हम श्यामलाल जी से कि मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ कि इस पुस्तक से मैं इन्होंने जिस तरह से तैयारी से, जिस तरह से सूचनाएं इकट्ठी करके और लिखा है, ये पुस्तक पढ़ने लायक है। इस नाते पढ़ने लायक है कि जो लोग लिखना पढ़ना चाहते हैं, रिपोर्टिंग के अलावा उनको कैसे लिखना चाहिए ये पुस्तक बताती है, कैसे तैयारी करनी चाहिए ये पुस्तक बताती है। और एक ऐसे विषय पर जो दरअसल लोग रोने लगते हैं या साहस खो देते हैं, परंतु ये सब कुछ समेट करके, साहस समेट कर, सूचनाएं समेट कर एक पुस्तक का रूप दिया है। मैं पीयूष जी को कहूँगा कि पीयूष जी आपने बहुत श्रेष्ठ काम किया है, श्यामलाल जी को प्रेरित किया, ये पुस्तक आई और ये पुस्तक हमारे पास हमेशा रहेगी। पुस्तक हमेशा रहेगी तो स्मृति भी हमारे साथ रहेगी। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। मैं छोटी सी बात बता रहा था कि शीला भट्ट जी आ गई हैं यहाँ पर और हम लोग उनकी बात सुन रहे थे, पीछे बैठी हुई हैं, बाद में आई, तो आपको पता नहीं था कि शायद अभी आई हुई हैं। दूसरा, आप सबकी जानकारी के लिए अंतस का उजास जो ये शीर्षक था, ये उन्होंने दिया है, जिनसे मेरा मानना है कि हिंदी एरिया में पिछले 30 साल में हिंदी के पत्रकारों ने हेडिंग लगाना सीखा है। जगदीश उपासने जी, और आज रायपुर से आए हैं सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए, हमारे बीच में आए हैं, बैठे हुए हैं। ये अंतस का उजास उनकी दी हुई हेडलाइन थी। धन्यवाद राय साहब। आपने जो बात कही पानी के बारे में, तो आज हम ये सीख के जाएंगे यहाँ से कि जो पानी का परिवर्तन हम करते हैं, पानी के बारे में बहुत बेध्यानी करते हैं कभी कभी। आमतौर पर सड़कों पे कहीं भी कुछ भी हम खा लेते हैं, तो बहुत ये इसका विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी चिकित्सा जगत के एक सुपरिचित नाम और प्रतिष्ठित नाम हैं। वे विश्व WHO के सलाहकार रहे हैं। वर्ष 1993 से 1998 तक दिल्ली सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कानून मंत्री के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। पोलियो उन्मूलन में उनकी भूमिका विशेष रूप से भारत नहीं, पूरे इंटरनेशनल एरिया में उनकी धाक रही है। वह अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत हैं। वे 4 बार भाजपा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष तथा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में सेवा दे चुके हैं। वे पहली बार वर्ष 2014 में भारत के सरकार के केंद्रीय मंत्री बने। वर्तमान में दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी विज्ञान मंत्री रहे। उनसे विनम्र आग्रह है कि वे अपने अध्यक्ष वर्धन प्रदान करें। कुछ आगंतुक जो पीछे खड़े हैं, आप आगे आ सकते हैं, यहाँ पे स्थान है, काफ़ी कुर्सियाँ खाली हैं यहाँ। मंच पर विराजमान हम सब के लिए आदरणीय और श्रद्धेय श्री राम बहादुर राय जी, आदरणीय रीतू सरीन जी, प्रिय श्यामलाल यादव जी और प्रिय डॉक्टर अनूप सराय जी, इस सभागार में उपस्थित रेणु जी, शिखर जी, श्यामलाल यादव जी के अन्य परिवार के लोग,
हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मालेश्वर जी भी हैं यहाँ पर, और हमारे राज्यसभा के सांसद आप भी अभी आए हैं, और बहुत सारे प्रतिष्ठित यहाँ पर पत्रकार बंधु और समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं। मुझे इस बात की एक प्रकार से मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं उस स्टेज पर बैठा हूँ जिस पर 3 देश के बहुत ही प्रतिष्ठित, वरिष्ठ, ईमानदार और डायनेमिक पत्रकार इस मंच के ऊपर बैठे हैं। और कोइंसिडेंस यह है कि तीनों के तीनों, चाहे वो रितु सरीन जी हो, चाहे राम बहादुर राय जी हो, चाहे श्यामलाल यादव जी हो, ये सब इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ जुड़े हैं, जो ऑनेस्टली मेरा फेवरेट अखबार है, जिसको मैं 6ठी क्लास से पढ़ रहा हूँ। और जब मैं 6ठी क्लास में था तो मेरे दादा ने मुझे एडवाइस किया था कि उस समय फ्रैंक मॉरिस इसके एडिटर होते थे, दूसरे अखबार के लोग इसको अन्यथा ना लें। जब मंत्री रहे तो 20-20 अखबार भी पढ़े हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस जो है, इसको पढ़ने का एडवाइस मुझे 6th क्लास में मेरे दादाजी ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि अच्छा अखबार है, और इफ़ यू हैव टू कीप योर इंग्लिश इन गुड फॉर्म और लर्न गुड क्वालिटी इंग्लिश, देन इंडियन एक्सप्रेस इज़ ए गुड न्यूज़पेपर। ये मेरे दादा ने मुझे बताया था। तो आज मैंने देखा, बाई चांस ध्यान दिया तो रितु सरीन जी और श्यामलाल यादव जी के अन्य कारणों से, और राम बहादुर राय जी के तो हम लोग दशकों से, वर्षों से बहुत हृदय से उनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। पीयूष जी हमारे एकदम प्रभात प्रकाशन, हमारे लिए एकदम परिवार जैसा प्रकाशन है, और इनका मैं विशेष रूप से इसलिए भी आभारी हूँ कि मेरी अपनी किताब ए टेल ऑफ 2 ड्रॉप्स और 2 बूंद की कहानी, जिसको श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रिलीज़ किया था 2004 में, वो इन्हीं की प्रभात प्रकाशन की रोशन बुक्स की मेहरबानी से पब्लिश हुई थी। डॉक्टर अनूप सराय जो है, वो भले ही हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के पद से रिटायर हुए, जीआई मेडिसिन के हेड थे, लेकिन हम लोग एक ही मेडिकल कॉलेज के हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल, जो देश का, एशिया का बहुत बड़ा प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है। मैं सौभाग्य से उनका थोड़ा सा सीनियर हूँ। और जब ये श्रीति की सारी कहानी के बारे में मैं विश्लेषण कर रहा था, तो मैंने आज इनको सुबह फ़ोन करके याद दिलाया एक 45 साल पुराने एक अपने मेडिकल कॉलेज के ज़माने के एक केस का, क्योंकि शायद हम लोग सोचते होंगे कि ये समस्या कोई नई बीमारी आज आ गई है, ये जो एक्यूट फुलमिनेंट कह लीजिए, सुपर एक्यूट हिपैटिक फेलियर कह लीजिए, ए से हो रहा है, बी से हो रहा है, ई से हो रहा है, किससे हो रहा है, ये सब चीज़ें आज की नहीं हैं। हमारे हॉस्टल में मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था तो डॉक्टर थे, डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता, बहुत पॉपुलर थे मेडिकल कॉलेज में। हॉस्टल के अंदर जैसे कहते हैं हॉस्टल की जान। राजेंद्र अग्रवाल जी भी हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने भी बहुत सुंदर इस किताब में लिखा है। तो जिस तरह से श्रीति को हमने 22 नवंबर और 29 नवंबर के बीच में लगभग फास्ट डिटोरेट होकर और इस दुनिया से जाते हुए देखा, तो 45 साल पहले हमारे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता, उनको एग्जैक्टली यही हुआ था। और डे बाय डे उनका लेवर ऐसे करके सुकड़ते और एकदम लिटरली बाद में तो इतना सा रह गया था। वो सब हम लोगों ने अपने सामने नज़ारा देखा।
पूरा मेडिकल कॉलेज उसका इमोशन, स्टूडेंट्स हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर्स हो, प्रिंसिपल हो, सबका ध्यान एक ही बात पे केंद्रित था कि कैन वी सेव हिम, बट वी कुड नॉट सेव हिम। और सारा मेडिकल कॉलेज रोया था उस समय। तो मुझे ये श्रुति की जो बात, सारी जो कहानी सुनने से मतलब अभी तो किताब के माध्यम से, श्यामलाल यादव जी से मेरा परिचय लगभग 3 दशक का है। मैं सार्वजनिक जीवन में 93 में आया, तो पहला चुनाव जब मैंने लड़ा तो उससे थोड़ा पहले इन्होंने मुझे टेलीफोन करके ये मुझे मिलने आए थे, तब मेरा पहला परिचय इनसे हुआ था। लेकिन जब बातचीत में पता लगा ये भी संघ के स्वयंसेवक हैं, तो जर्नलिस्ट के साथ साथ मुझे पता नहीं कि इनको यहाँ पे औपचारिक फोरम पे ये मैं कह रहा हूँ अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है इनके लिए एक कठिनाई है या मुश्किल है या आसानी है, लेकिन वो एक प्रकार से मित्रता जैसा हो गया। और ये बच्ची जो श्रुति है, दुर्भाग्य से मैंने इसको कभी नहीं देखा, लेकिन ये बच्ची के कंसीव होने से लेकर और इसकी डिलीवरी तक, इसको बिना देखे, इसकी माताजी यहाँ पर हैं, इसके पिताजी यहाँ पर हैं, उस समय इसका भाई भी शायद 5 साल का होगा। तो इसके लिए डॉक्टर मैंने तय किया था, डॉक्टर नीरा अग्रवाल। पीडी कार्ड पे लिखा हुआ था केयर ऑफ डॉक्टर। और डॉक्टर नीरा अग्रवाल जो है, उनसे रेगुलर मैं फॉलो करता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बस दैट्स ऑल। और मेरे लिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैं उस बच्ची को, जिसको उसके कंसीव होने के बाद मैंने उस डिलीवरी तक फॉलो किया, उसके संबंध में मैं आज इस तरह के कष्टदायक कार्यक्रम के अंदर यहाँ पर आया हूँ। बहुत मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। 3 दिन पहले फ्राइडे को श्यामलाल जी का मुझे फ़ोन आया था। तो इन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रण दिया था कि भाई ये बुक रिलीज़ हो रही है, बुक लिखा है। बीच में जब ये तकलीफ़ हुई, बीच में टच में रहे हैं, उसको जितना भी उनका दुख फ़ोन पे हम लोग आपस में शेयर करते रहे, थोड़ा बहुत वो भी हम लोग उसमें जो भी कर सकते थे। फिर अचानक एक दिन बाद फिर उनका फ़ोन आया, सैटरडे को शाम को, परसों शाम को, बहुत एकदम परेशान, एकदम मैं भी घबरा गया, इतनी टेंशन में है, ये क्यों ऐसे घबराहट में बात कर रहे हैं। कहने डॉक्टर बड़ी परेशानी हो गई है और वो आपको कल मैंने निमंत्रण दिया था, तो मैं सोचा शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, प्रोग्राम या तो कैंसिल कर रहे हैं या कुछ होगा। कहने वो धर्मेंद्र प्रधान जी की मीटिंग आ गई है 5:30 बजे प्राइम मिनिस्टर के यहाँ। तो मैंने कहा भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है, 3-3, 4-4 इतने बड़े लोग हैं, हम लोग तो कार्यक्रम में आएंगे ही। कहने नहीं बस आप भी आ जाइए। और हमने कहा हमने तो आना ही था। कह रहे नहीं आपको स्टेज पे बैठना है। तब मैंने इनको कहा, मैंने कहा देखो बात है, मैं स्टेज पे तो बैठ जाऊंगा, मेरी समस्या ये है कि मैंने आज तक जितनी किताबें रिलीज़ की हैं, मैंने किरण मजूमदार शॉ की किताब भी रिलीज़ की है, शिव खेड़ा की भी की है, प्रोफेसर PN टंडन की भी की है। मैंने कोई किताब आज तक ऐसी नहीं जिसको पहले पेज से आखिरी पेज तक पूरा पढ़े बगैर रिलीज़ किया हो। तो जिनकी किताब रिलीज़ करने जाते हैं वो भी कई बार विश्वास नहीं करते, वो भी कहते हैं जो आपने इसमें पढ़ के ये बताया, तो हमें भी ठीक से याद नहीं है कि हमने ये कहाँ पर लिखा है। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा देखो भाई किताब मुझे तुरंत दीजिए, लेकिन मेरे को बड़ी कठिनाई है। इन्होंने परसों ही किताब भिजवाई। मैंने परसों रात और कल रात के अंदर इस किताब को पहले पेज से आखिरी पेज तक पूरा पढ़ा। कल रात भी काफ़ी देर हो गया। मैं ये समझता हूँ कि असाधारण प्रयास है, जिसे कहते हैं कि ये खाली कहने के लिए नहीं हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये आपको किताब ये पढ़नी चाहिए। इस बच्ची की प्रतिभा के बारे में
देखिए, किताब, इनके लिए किताब लिखना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो जर्नलिस्ट लोग तो जाते हैं प्रोग्राम में, शाम को इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी लिख देते हैं, और इन्होंने तो कौन कौन सी स्टोरीज लिखी है, सारा संसार हिला दिया, ऐसी स्टोरीज लिखी है अपने गाइड जो है रितु जी के गाइडेंस में। तो इनके लिए किताब लिखना या कोई आर्टिकल लिखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक पत्रकार के लिए इस तरह की परिस्थिति में, जहाँ उसकी जवान बच्ची का ऐसी असाधारण परिस्थितियों में, और जब वो जो 22 नवंबर से 29 नवंबर का डिस्क्रिप्शन आप सुने कि शुरू के दिन हल्का फुल्का फीवर हुआ और ये वहीं से कह रहे हैं कोई नहीं, वो डॉक्टर द्विवेदी को दिखा लो। डॉक्टर द्विवेदी भी फ़ोन पे ही कह रहे हैं कोई नहीं, पैरासीटामोल से ठीक हो जाएगा। अगले दिन फिर उसके बाद जो है वो एक स्टेप गाड़ी और आगे बढ़ती है, वो थोड़ा टेस्ट वेस्ट करा लेते हैं, टेस्ट के अंदर टाइफाइड पॉजिटिव आता है। और जब हम इसका सारा डॉक्टर अनूप सराय से भी मॉर्निंग में मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा भाई उनका अकॉर्डिंग टू हर डॉक्टर, जो उनका फैमिली डॉक्टर है, किताब में लिखा हो, मैंने पढ़ा है कि वो उसने पहले दिन टाइफाइड डायग्नोज किया। तो इसका मतलब आइदर, और दोनों चीज़ें, टाइफाइड इज़ ऑल्सो ए वाटर बॉर्न डिजीज़, ओरोफिकल रूट से होती है, और ये वायरल हेपेटाइटिस जो है ये भी ओरोफिकल रूट है। इसमें खासकर विटामिन ए, वो सॉरी हेपेटाइटिस ए की जो या ई की जो बात हो रही है, जिसके कारण फेलियर हुआ है। तो वो सारी चीज़ें जो इतनी तेज़ी से हुई, उसमें 3 दिन तो ये श्यामलाल जी वहीं से बाहर से ही कुछ करते रहे, रूटीन फीवर है, सब कुछ है। और जिस तरह की परिस्थितियों को इन्होंने 5-6 दिन झेला है, इनकी पत्नी ने झेला है, इनके बेटे ने झेला है, और जिसका जो इस किताब में डिस्क्रिप्शन है, उसको पढ़ने के बाद ऐसी पुस्तक कोई लिख सकता है, इतना कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट भी, मेरे ख्याल से हैट्स ऑफ टू हिम। इन्होंने कहा कि बहादुरी से मैं लड़ रहा हूँ। सच बात है कि बहादुरी का इन्होंने परिचय दिया है, और बहुत 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 गंभीरता से। मैं तो समझ नहीं पाया कि वो बच्ची जो है, इसमें इतने प्रकार के लोगों के उस बच्ची के बारे में कमेंट्स हैं। 2-3 तो यहाँ बैठे हैं, राजेंद्र अग्रवाल जी बैठे हैं, वो पीछे शीला भट्ट जी बैठे हैं, बेलेश्वर त्यागी जी बैठे हैं, और भी कई लोग होंगे जिनका यहाँ मैं कईयों को नाम इसमें पढ़ा, लेकिन शायद शक्ल से ना पहचानता हूँ। हर व्यक्ति का जो उसके बारे में कमेंट अब जब पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि हर एक व्यक्ति ने उसके एक अलग ही किस्म के गुण का व्याख्यान किया हुआ है। अच्छा, अपने बच्चे तो सबको अच्छे लगते हैं, है ना, और मैं तो मानता हूँ कि जब बेटा पैदा होता है तब खुशी होती है, और जब बेटी पैदा होती है तो सुख मिलता है। ये दोनों में फ़र्क है, इसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है, लेकिन शायद ये दोनों में थोड़ा सा कुछ ना कुछ। तो हर क्षेत्र के अंदर उस बच्ची के, उसके स्कूल से लेकर कॉलेज तक, उसकी इंटर्नशिप से लेकर और उसके टीचर्स, उसके मोहल्ले के फ्रेंड्स, उसके कॉलेज के फ्रेंड्स, उसके स्कूल के फ्रेंड, उसके क्लब के फ्रेंड, सब ने उसके बारे में, उसकी विनम्रता के बारे में, उसका जो कितनी उसकी कंपैशन थी, कितनी उसका संवेदनशीलता थी, कितना उसके, यानी कैन यू इमेजिन कि ये बच्ची के, इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि एक एनजीओ के साथ जुड़कर ये बच्ची 100 गरीब बच्चों को पढ़ाया करती थी अपने घर से बाहर। दैट वाज, यू कैन से, पार्ट ऑफ हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। इस टाइप के, फिर कोई मेरा ख्याल से टैलेंट शायद उसका कोई म्यूज़िक से लेकर और पेंटिंग से लेकर, और बड़ी कमाल की चीज़ है, मैंने किताब में पढ़ा कि
वो अपना फ़ोन तो अभी वो भी एक मिस्ट्री है। मैं तो श्यामलाल जी यादव जी को कहूँगा, इन्होंने किताब में लिखा है कि हमने उसके फ़ोन को अनलॉक करने के लिए निर्णय किया कि अनलॉक नहीं करेंगे हम उसको, ऐसे ही उसको हम अपने रखेंगे। और वो अपने पिताजी के फ़ोन से, अपनी माताजी के फ़ोन से, अपने भाई के फ़ोन से या अपने उसी लैपटॉप वगैरह किसी के भी लैपटॉप से ही फ़ोटो खींच देती थी, उसी से रील बनाती थी। उसके फ़ोन में क्या है ये इनको पता नहीं अभी तक। इन्होंने इनकी क्या उसके पीछे थिंकिंग है, आई डोंट नो। क्योंकि इन्होंने जो किताब में मैंने पढ़ के समझा कि उसकी सारी किस्म की बिलोंगिंग्स, उसका कमरा, उसकी किताबें, उसकी हर चीज़ को इतना डिटेल में इन्होंने प्रिजर्व किया है। उसकी मेमोरी को खाली जिसे कहते हैं इंटैक्ट रखने के लिए या हर तरीके से अपने आप को तसल्ली देने के लिए खाली किताब नहीं, उसके पहले ये बालेश्वर जी यहाँ बैठे, इनकी मदद से और बाकी वहाँ के लोगों की मदद से एक वाटिका उसके नाम से स्कूल में इन्होंने इनाम शुरू कर दिए हैं, कॉलेज में इनाम शुरू कर दिए हैं। और उसका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड इनाम, कितनी प्रकार की इन्होंने चीज़ें उसके लिए शुरू कर दी हैं। इस किताब में मैं ये समझता हूँ कि पढ़ने के बाद हर बच्चे को, नौजवान को, पेरेंट्स को, डॉक्टरों को, सबको कुछ ना कुछ इसके अंदर से जो है ना जिसे कहते हैं कि स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, सीखने के लिए। ये खाली पानी की बात नहीं है। अब हेपेटाइटिस बी में तो खुद ही आप जानते हैं कि कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें तो ये टैटू जो है बना के, आजकल तो मैं देखता हूँ क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, वो यहाँ टैटू बच्चों ने बनाया हुआ होता है, किसी ने यहाँ टैटू बनाया हुआ होता है। दीज आर ऑल वेरी डेंजरस थिंग्स। मतलब हेपेटाइटिस बी और ये सब चीज़ों के एंगल से तो बहुत सारा कुछ, तो जिसे कहते हैं कि जैसा मैंने कहा कि 45 साल पहले का मैंने किस्सा सुनाया, तो इसी वातावरण में मैंने अपने कुलीग डॉक्टर को जो है जाते हुए देखा। और ये एक जीवंत हमारे सामने एग्जाम्पल है। मैं ये समझता हूँ कि ये पुस्तक जो है, मैंने कुछ चीज़ें ज़रूर है मेरे मन में कि मैंने थोड़ा निशान लगाया, मैं उनको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, जो कि शायद इस पुस्तक में किस स्तर के भावनाएं हैं, किस स्तर के कमेंट्स हैं, उसका एक आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। वरना नॉर्मली क्या है, हम लोग इस तरह के प्रोग्राम वगैरह में आते हैं, जाते हैं, हम लोग भी कई प्रोग्राम में जाते हैं, लेकिन पुस्तक कहीं से उपलब्ध हो भी जाए तो भी शायद पढ़ने का कष्ट नहीं करते हैं, समय नहीं मिलता है। लेकिन ये पुस्तक जो है वर्थ रीडिंग है। हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ को, हमारी अपने बच्चों के प्रति जो भावना है, कर्तव्य है, और कितने मनोयोग से, कितने हृदय और आत्मा के साथ उन्होंने बच्ची के साथ जीते जी भी किस प्रकार का व्यवहार किया है, वो भी इसके अंदर से परिलक्षित होता है। ये नहीं कि खाली ये किताब वगैरह ये बाद में लिख रहे हैं, वो कैसे उसका। और मैंने थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की कि ये बच्ची जब पैदा हुई थी, तो ये पैदा हुई है 29 सितंबर 2003 को। उसके एक ही दिन पहले उस साल डॉटर्स डे था। तो ये पता नहीं ये डॉटर्स डे के एक दिन बाद ये क्या सोच समझ के पैदा हुई है। और जो बात अभी हमारे आदरणीय राम बहादुर राय जी ने कही, पूरी किताब पढ़ने पर इनका तो, श्यामलाल जी का तो बायस्ड व्यू हो सकता है, अगर हम ऐसे इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव व्यू लें तो कम से कम 1 दर्जन स्थानों पर जो उसका बच्ची का छोटा या बड़ा स्टेटमेंट है, उससे मुझे तो कम से कम ये आभास हुआ कि अब ये भगवान की लीला तो भगवान ही ज़्यादा समझते हैं। देखिए वो क्या उनके सिस्टम से क्या कंट्रोल होता है, कैसे होता है, आखिर
इतने छोटी उम्र के अंदर एक छोटा सा बुखार हुआ जिसके लिए पैरासीटामोल देते हैं और 4-5 डेज़ में फल्मिनेंट हेपेटाइटिस एंड डेथ। और उसको जिसको कोई डिजीज़ नहीं है, कोई इलनेस नहीं है, कोई पास हिस्ट्री नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर वही वाली बात आखिर में तसल्ली देने के लिए कि जो अच्छे लोग होते हैं, नोबल सोल्स होते हैं, उनको शायद भगवान को भी उनकी उतनी ज़रूरत है। अब वो अपने तरीके से उसको चीज़ों को बेसिकली मैनेज करने की कोशिश करता है। तो ये देखिए, मुझे ऑनेस्टली ये मैं शीला भट्ट जी के बारे में इतने वर्षों से जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनकी लाइफ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। और इसका जो वैसे तो ये बड़े बड़े लोगों ने इसमें अपने स्टेटमेंट दिए हैं जिनका उल्लेख भी हुआ है, योगी जी का, धर्मेंद्र जी का, राजेंद्र जी बैठे हैं, बालेश्वर जी बैठे हैं, और भी लोगों का। लेकिन ये जो शीला भट्ट जी ने प्राकथन, एक थी शक्ति, एक थी श्रीति। शक्ति उनकी बेटी है जो उन्होंने लूज़ किया 27 ईयर्स पे, ये इनकी बेटी है। तो बहुत वैसे तो उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा, लेकिन एक पैराग्राफ जो बड़ा टचिंग है, यदि कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां आती हैं या कोई दिवालिया हो जाता है तो वापस लड़ने के कुछ उपाय होते हैं, लेकिन श्रीति या शक्ति की आकस्मिक मौतें हमें अंतिम रूप से आती हैं। वे नियति द्वारा हस्ताक्षरित और हमारे घर के पते पर पहुंचाए गए समापन संदेश होते हैं। आप एक ऐसी स्थिति से मुकाबिल होते हैं जिसे आप सुधार नहीं सकते, जिस पर खेद नहीं जता सकते, जिसे सही नहीं कर सकते। इस तरह की स्थिति से आपको मृत्यु की शक्ति का एहसास होता है, एक महाकाय शक्ति जो आपको जीवन की क्षण भंगुरता पर सोचने के लिए विवश करती है। यह उस पारिवारिक जीवन में एक बड़ा व्यवधान बनकर आती है जो आशाओं और आकांक्षाओं से भरा हुआ था। मौत के ऐसे अनुभव के बाद का जीवन एक नया जीवन होता है, वह पहले जैसा नहीं रह जाता। व्यक्ति मृत्यु के सच को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाता है। यह सच आपको तत्काल विनम्र बना देता है, आपका अहंकार चूर चूर हो जाता है और आप अधिक सरल और गंभीर हो जाते हैं। उन्होंने बहुत लंबा, बहुत ही सेंटिमेंटल इसके बारे में लिखा है और मुझे लगता है कि काफ़ी सोलेस आपको उनके इससे, आपने तो विदेशियों के वगैरह के पढ़े, मुझे लगता है शीला भट्ट जी ने इतना ग्रैंड इसके ऊपर अपनी जो कष्ट को शेयर करते हुए जो एक तरह की, फिर जो अभी जिसका ये अभी जिक्र राम बहादुर राय साहब कर रहे थे, ये जो आपके हमारे श्यामलाल यादव जी ने ही जो शुरू में लिखा है, उसमें ये उसी पर एक सप्ताह से ज़्यादा बीत जाने पर मैंने आखिरकार साहस जुटाकर उसके कमरे में मैं गया और उसके बिस्तर के बगल में रखी छोटी सी शेल्फ पर उसकी पाठ्य पुस्तकों और खूबसूरती से लिखी गई कॉपियों के बीच एक उपन्यास सबसे ऊपर रखा था जो जेनी डाउनहैम का बिफोर आई डाई था। यह उपन्यास तेसा नाम की एक किशोरी की कहानी है जो असाध्य कैंसर का निदान होने के बाद अपना जीवन चला रही थी। यह पुस्तक शेल्फ पर सबसे ऊपर रखी हुई थी, जो यह दर्शाती है कि यह श्रीति के लिए विशेष महत्व की थी। हो सकता है कि बीमार पड़ने से पहले वह इसे पढ़ रही हो। पुस्तक की प्रति पुरानी लग रही थी, जिस पर कोई पुस्तकालय की मोहर या खरीद का कोई संकेत नहीं था। और ये सब इसके बाद इन्होंने लिखा है कि इसकी सहपाठियों वगैरह से, मतलब इस तरह के कम से कम 1 दर्जन अलग अलग स्थानों पर फीलिंग होती है कि नथिंग एक्सप्लेन्स दिस एक्सेप्ट कि कोई शायद पूर्वाभास उनको हुआ। फिर ये एक और इन्होंने बहुत ही टचिंग कुछ शब्द लिखे हैं
यह देखते हुए कि श्रीति मात्र 20 वर्ष की थी और अभी तक परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए कुछ किया नहीं था, कुछ लोग इस पुस्तक को लिखने के हमारे फैसले को अटपटा मान सकते हैं। बता दूं कि यह पुस्तक लिखने का उद्देश्य पाठकों और हमारे आसपास के लोगों के दुख को बढ़ाना नहीं है। इसका उद्देश्य यह बताना है कि हमें अपने प्रियजनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस पुस्तक के जरिए हम उसकी अंतिम विदाई की पीड़ा नहीं जता रहे, बल्कि उसके जीवन की सुनहरी यादों का जश्न मना रहे हैं। हम यही कर सकते हैं क्योंकि हम पूरे जीवन उसके लिए तड़पते हुए भी उसे वापस नहीं ला सकते। वह हमारे जीवन का हिस्सा थी, वह हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहेगी। हम आगे बढ़ रहे हैं और दुगनी शक्ति से आगे बढ़ते रहेंगे ताकि श्रीति जहाँ भी है हमें देखकर खुश रह सके। हमारे लिए वह सब कुछ थी, श्यामलाल और रेणु यादव का गौरव, शिखर की प्रिय बहन, ललिता की सबसे प्यारी चचेरी बहन, इस्कॉन आयरिश की प्यारी मौसी, अपने साथियों की भरोसेमंद दोस्त, अपने शिक्षकों की एक मेधावी और होनहार छात्रा, अपने मार्गदर्शकों के लिए एक जिज्ञासु प्रशिक्षु और एक ऐसी युवती जिसके सपने अभी साकार होने वाले थे। हम उसे राष्ट्र के एक बहुमूल्य मानवीय संसाधन के रूप में तैयार कर रहे थे। यह पुस्तक श्रीति के लिए है, उसे जो भी किसी न किसी रूप में जानता था उसके लिए है, आपके लिए है और हर उस शख्स के लिए और हर उस परिवार के लिए है जो हमारे जैसे दर्द के साथ जी रहे हैं। प्रिय पाठकगण, हम आपको यह पुस्तक के माध्यम से श्रीति को जानने, उसके प्रति हमारे प्रेम को महसूस कराने और उस रोशनी की अनुभूति कराने की कोशिश कर रहे हैं जो वह हमारे जीवन में लेकर आई थी। यह पुस्तक यह भी जानने के लिए है कि हमारा नुकसान कितना बड़ा और हमारा दर्द कितना गहरा है। श्रीति के सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखते समय मुझे फेसबुक पर 3 मार्च 2017 की उसकी एक पोस्ट मिली जिसमें उसने अमिताभ भट्टाचार्य की पंक्तियां उद्धृत की हैं। महफिल में तेरी हम ना रहें जो, गम तो नहीं है किससे हमारी नज़दीकियों के, कम तो नहीं है। ये पंक्तियां अब एक हृदय विदारक संयोग लिए हुए हैं। आप मान सकते हैं कि यह पुस्तक यकीनन उसकी इस फेसबुक पोस्ट में प्रतीत हो रही है। आकांक्षा को पूरा करने का हमारा प्रयास है। एक ये बहुत ये चंद्रभूषण सिंह हैं, पूर्व अतिरिक्त आयुक्त जीएसटी उत्तर प्रदेश के और पारिवारिक मित्र हैं। इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, मतलब लिखा तो बहुत कुछ है, उसमें से कुछ पे मैंने अंडरलाइन किया। शास्त्र इनका हेडिंग है, इनके सब्जेक्ट का, शास्त्र भी ऐसी पीड़ा की कल्पना ना कर सके। कन्या पितु प्रियम हृदयम, यह मैंने कहीं शास्त्रों में पढ़ा है। इसका अर्थ है पुत्री अपने पिता का सबसे प्रिय हृदय होती है। वर्ष 2002 की सर्दियों में वसुंधरा गाजियाबाद में एक मामूली 52 वर्ग मीटर के भूखंड पर, अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आदमी कितनी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला है। 52 मीटर के छोटा सा इन्होंने घर कैसे बनाया मुझे पता है कि भूखंड पर श्यामलाल जी के घर का निर्माण शुरू हुआ। उन्होंने पर्यावरण अनुकूल फ्लाई ऐश ईंटों का इस्तेमाल किया, मानो वो प्रकृति से प्रार्थना कर रहे हों कि पुत्री बनकर मेरे पास आओ। अगले ही वर्ष अपने नए घर में स्थानांतरित होने के कुछ महीने बाद प्रकृति ने उनकी बात मान ली। उनके घर में एक बच्ची का अवतरण हुआ। उन्होंने उसका नाम श्रीति रखा। फिर और बहुत कुछ लिखा, लेकिन कुछ और लाइनें पढ़ता हूँ। 4 दिन बाद ही मेरे बेटे राजवीर ने शिखर के सोशल मीडिया पोस्ट को पढ़ने के बाद मुझे दुखद समाचार बताने के लिए फ़ोन किया। वह चली गई थी। हम गहरे सदमे में थे। शास्त्र हमें बताते हैं कि जब पिता और पुत्री एक ही थाली में भोजन करते हैं तो पिता अकाल मृत्यु से बच जाते हैं। इस तरह श्रीति जैसी बेटियां
अपने पिता को अमरता प्रदान करती हैं। लेकिन कोई भी श्लोक पुत्री को बचाने की बात नहीं करता। शायद ऋषियों ने ऐसे दुख की कल्पना कभी नहीं की होगी। श्रीति के जाने के बाद से काफ़ी समय बीत चुका है, फिर भी उसकी बातें, उसकी मोहक मुस्कान भूलती ही नहीं। परिमितम वही भूतम अपरिमितम भव्यम, जो हो चुका है वह सीमित है, जो होने वाला है वह असीम है, ऐसा किसी उपनिषद में कहा गया है। शायद इसका आशय ये है कि जीवन का चक्र जब फिर खुलेगा तो वह हृदय किसी और रूप में धड़क उठेगा। इस बच्ची का जो एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मतलब बहुत सारे गुण हैं, लेकिन विजन, आजकल के बच्चे ऐसे नहीं सोचते हैं। मतलब ये जब बनारस गई है तो उस समय इसने वहाँ जाके वो शिकायत किया कि यहाँ साहब उनकी उसकी कैसी जगह है ये यूनिवर्सिटी में, कहीं कोई ठीक से कुछ नहीं लिखा हुआ है, कहीं कोई मदन मोहन मालवीय जी की प्रॉपर मूर्ति नहीं है, कहीं कोई सेल्फी पॉइंट नहीं है, वहाँ पर तो सारे स्कूटर और ये और वो सारे खड़े रहते हैं। मतलब बड़ा उन्होंने अच्छी तरीके से इसका पूरा एग्जैक्ट वर्बेटाइम जो है उसको लिखा है। और ऑनेस्टली मैंने तो बहुत सारी चीज़ें मार्क की हैं, मुझे पता है कि समय की मर्यादा है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि श्रीति जैसे जो बच्चे हैं या जो आत्मा है वो सही मायने में हमारा अजर होती है। मतलब ऐसा नहीं कि ये सब इनको सबको हम लोग सब इंटरनलाइज कर लेते हैं। जैसे माँ के लिए कहते हैं ना कि माँ कभी जाती है लेकिन फिर भी माँ हमेशा यहाँ रहती है, हर समय साथ रहती है। और मैं समझता हूँ ऐसे टैलेंटेड बच्चे और ऐसे जो है वो, क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद मैं ये समझ पाया कि शी वॉज नॉट द डार्लिंग ओनली ऑफ हर पेरेंट्स और हर ब्रदर, शी वॉज द डार्लिंग ऑफ एवरीवन, right from her school days to wherever she went for training, for internship, for education, for whatever she went, वो हर जगह पर उसने अपनी एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट छोड़ा है और उसको एंडोर्स किया है। अब मैं नहीं समझता जिन्होंने इस पर लिखा है अलग अलग भाषा, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग गुणों का डिस्क्रिप्शन दिया है, तो किसी ने कोई सोच सोच के तो लिखा नहीं, जो उनकी नेचुरल भावना थी वो लिखा। और मैंने देखा हर एक के कमेंट में एक नया उसका एक गुण उसके अंदर से। हम लोग जाते हैं जब इस तरह के उसमें तो बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों के उसमें भी वहाँ भी कहा जाता है साहब ये बहुत गुणवान थे, सर्वगुण संपन्न थे, ये थे वो थे, लेकिन उसमें भी इतने सारे गुण मैंने नहीं देखे किसी के उसमें जो इतना ज़्यादा सर्वगुण संपन्न हो। इस बच्ची के पास कोई ना कोई एक दैवीय कृपा थी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटी थी इसकी। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू, आई हैव नेवर मेट हर, बट दिस इज़ अकॉर्डिंग टू what has been written about her or commented about her by various personalities in various fields। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, खाली ये शीला भट्ट जी का कमेंट नहीं है या राजेंद्र अग्रवाल जी जैसे लोग नहीं हैं या रीतू सरीन जी जैसे नहीं, जितने भी लोग मैंने देखा जिनके डिस्क्रिप्शंस इसमें हैं वो सब अपने अपने फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट प्रतिष्ठित लोग हैं। तो आज तो मुझे लगता है कि हम लोग क्या कह सकते हैं, किताब रिलीज़ हुई है, लेकिन श्यामलाल जी हम लोग सब आपके और रेणु जी के और शिखर जी इन सब के साथ हैं। वी कैन ओनली एश्योर यू अबाउट दैट, हम लोग दिल से, हृदय से, मन से आपके साथ हैं। आपकी बच्ची गई है, हम लोग को भी मैं इसको पढ़ते पढ़ते कम से कम कोई 1 दर्जन बार तो आई मस्ट हैव बिकम इमोशनल। हम लोग सब आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने तो पुस्तक की जो मीमांसा और समीक्षा की है, पुस्तक पूरी पढ़ के
और वो पुस्तक जिन लोगों ने जो नहीं पढ़ी है तो उस पुस्तक का पूरा दृष्टांत हमारे सामने आ गया। हम पुस्तक कार्यक्रम के अंतिम चरण में आ गए हैं। अब मैं शेखर जी से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए आएँ। आप सभी यहाँ पे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति के बिना हमारा जीवन बहुत मुश्किल है, ऐसा अधूरा सा लगता है। आप सभी यहाँ साथ हैं, इससे हमें बहुत शक्ति मिलती है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के। हमारे अभिभावक आदरणीय राय साहब जी के बिना हमारे परिवार का कोई कार्यक्रम संपन्न नहीं होता। आप व्यवस्था के भी बीच में हमारे बीच आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुत आभारी हैं। माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आप अल्प सूचना के बीच समय निकालकर हमारे बीच आए, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। डॉक्टर अनूप सराया जी की टीम ने श्रुति को बचाने की पूरी कोशिश की थी। मैं भी वहीं मौजूद था। हम सब में से कई लोग वहाँ मौजूद थे उस टाइम पे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। टिल द वेरी लास्ट breath of hers they were trying to save her, and that could be seen. We all could see it. थैंक यू सर। आपका एक अध्याय है पुस्तक में जो पाठकों के लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना, ताकि हम अपने चाहने वालों को ऐसी वाटर बॉर्न डिसीज से बचा सकें। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपया वो सर का अध्याय, सर का जो चैप्टर है बेसिकली फॉर सेविंग योर सेल्फ फ्रॉम वाटर बॉर्न डिसीजेज, वो ज़रूर पढ़ें और अपने चाहने वालों को भी पढ़ाएं। आदरणीय ऋतु सरीन जी, आप पिताजी की सिर्फ बॉस नहीं हैं बल्कि हमारे लिए एक अभिभावक की तरह हैं। आप हमारे साथ हर समय खड़े रहती हैं। हम आपके प्रति भी बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के प्रधान संपादक जी राजकमल जी, श्री उन्नी राजन शंकर जी, श्री पीवी अय्यर जी, श्री राकेश सिन्हा जी, श्री जय मधुमदार जी और आपकी सारी संपादकीय टीम जिस तरह से हमारे साथ हर समय संभल रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जैसा शब्द बहुत छोटा होता है, आपने बहुत शक्ति दी है हमको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज भी याद है राजकमल झा सर, आपने 29 नवंबर को मेरे कंधे पे हाथ रख के सिर्फ एक चीज़ बोली थी, दैट शेखर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल हैव टू बी अ ब्रदर एंड अ सिस्टर बोथ। और उस चीज़ को सुनते हुए सर शायद मैं उसको हर सवाल को उस जवाब में कन्वर्ट करके काम करता रहा हूँ और आगे करता रहूँगा। माननीय राज्यसभा एमपी श्री भीम सिंह जी, आप यहाँ आए। माननीय पूर्व सांसद जी राजेंद्र अग्रवाल जी, आप मेरठ से अपने व्यस्त समय निकाल कर आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स टू वेटरन जर्नलिस्ट श्री शीला भट्ट जी। मैम, आप घर आए थे, मेरे को याद है, और वो दिन शायद मैं भूल नहीं पाऊँगा मैम। उस दिन आपने मेरे को और सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी को बहुत शक्ति दी थी। और आप आए कैसे थे मुझे भी नहीं पता था। मैं आपको गाड़ी तक जब छोड़ने गया तो आई कुडंट इवन रियलाइज़ कि आप, मतलब हाउ कुड यू ड्राइव एंड कम टू गाजियाबाद, स्पेशली फ्रॉम दैट प्लेस। You were like a goddess who came to that place that day, ma'am, and thank you so much, ma'am, for that. गाज़ियाबाद से श्री पूर्व मंत्री बालेश्वर त्यागी जी हमारे बीच हैं, और पार्षद जी सतेंद्र चौधरी जी, आपने श्रुति वाटिका के नाम पे हमारी श्रुति का नाम आगे बढ़ाने में बहुत मदद करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रुति के कुछ मित्र यहाँ पे हैं, ये खास तौर से कार्यक्रम उनके लिए था। सबके पीछे मैंने थोड़ी कोशिश करके सबको परेशान बहुत किया कि कुछ लिखो, उसके बारे में ज़रूर लिखो, लेकिन आप सब ने बहुत टाइम देके उसके लिए लिखा। थैंक यू सो मच। स्पेशल थैंक्स टू रेहाना, यरिका, शिजा, सृष्टि तिवारी, वंश, कामरान, that you have been here and you have been a pillar of strength to her since the very beginning she entered the school. मेरे कई अधिवक्ता मित्र यहाँ हैं, एडवोकेट निशांत शर्मा जी, ऋषिराज जी, अभिषेक यादव जी, संपूर्ण जी, प्रियांशु छाबड़ा जी, थिंक इंडिया के नेशनल इंचार्ज श्री सुमित पांडे जी, धन्यवाद। प्रभात प्रकाशन की पूरी टीम, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की पूरी टीम और हमारे पारिवारिक मित्र श्री राकेश सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में।
ये हॉल बहुत छोटा है, लेकिन कुछ लोग पीछे खड़े रहे, मैं बार बार अनुरोध करता रहा कि आप आगे आके बैठिए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला। और एक सप्ताह के बीच के दिन जिससे शुरुआत हुई है, उस दिन आप यहाँ पे खड़े हैं, तो इससे हमें बहुत बहुत हिम्मत मिलती है। धन्यवाद। आप कृपया हमारे साथ चाय पी कर जाइएगा सर।